ये सेशन हमने इसलिए डिज़ाइन किया था कि वो तमाम अफराद जो यहाँ पे ख़ुद अगर मुतासिर हैं डायबिटीज़ से, या उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, या एज ए स्टूडेंट आप कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास इस वक्त नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर खुर्रम दानियाल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट जो माहिर दिमाग के अमराज डॉक्टर ज़हूर अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अकमल वहीद, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड स्पेशली फुट केयर में इनका बहुत काम है डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद मियाँ, और प्रोफेसर अब्दुल्ला मुत्तकी जनरल सर्जन, और वो सर्जरी जो आजकल डायबिटीज़ से बचाने के लिए की जाती है बेरियाट्रिक सर्जरी, उस शोबे के माहिर हैं, और मैं ख़ुद डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन को हेड करता हूँ। ये तमाम पैनल आपके सामने मौजूद है। आपके जहनों में कोई भी सवाल हो तो वो अपना तारुफ करा के वो सवाल पूछ सकते हैं। आप शुरू करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर अकमल ने कहा है कि मैं कर दूं, तो मैं राइट साइड से डॉक्टर ज़हूर हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर ज़हूर का काफ़ी काम है स्ट्रोक यानी फालिज के ऊपर, बहुत इनकी रिसर्च है और बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये उस शोबे को देखते रहे हैं। तो ज़हूर साहब ज़रा लोगों को गाइड करें कि फालिज से कैसे बचा जा सकता है और उसके बचाव के लिए डायबिटिक पेशेंट को क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैंने एक स्लाइड यहीं बैठकर तैयार की है, तो वो स्लाइड प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। उससे पहले ब्रीफली आपको बीमारियों के मुतालिक इंट्रोडक्शन हो जाए। फालिज का मर्ज़ जो है जिसको स्ट्रोक कहते हैं, इसकी किस्में होती हैं, दो टाइप का होता है। एक में हेमरेज हो जाती है जिसको सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं, ठीक है, रग फट जाना जिसको उर्दू में हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। दूसरे में खून का क्लॉट, एक लूथड़ा जाके जो उन आर्टरीज में फंस जाता है जो कि दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले जाकर सप्लाई कर रही हैं। तो जो क्लॉट फंसता है इस किस्म के स्ट्रोक को हम इन्फार्क्शन कहते हैं, इन्फार्क्ट या इन्फार्क्शन। ये थोड़ा सा यूँ समझते ज़्यादा कॉमन होता है, 80% लोगों में या 85% लोगों में इन्फार्क्शन की टाइप का स्ट्रोक होता है, और 15 से 20% लोगों में हेमरेज के। तो सिंपल सीधा ये समझ में आती है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और रग फट गई। तो आम जो पब्लिक का कॉन्सेप्ट है कि जिस किसी की रग फटेगी वो ब्लड प्रेशर से फटेगी, ब्लड प्रेशर और नुकसान नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर हर तरह का फालिज कर सकता है, यानी दोनों तरह का फालिज कर सकता है। है इसका वो उसके रीजंस में से जो रिस्क फैक्टर है वो 4 बड़े बड़े रिस्क फैक्टर हैं। एक डायबिटीज़ नंबर 1 पे रख लीजिए आप, नंबर 2 हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और चौथे नंबर पे स्मोकिंग या तंबाकू नोशी। सिर्फ धुएं वाली तंबाकू नोशी नहीं, जो तंबाकू मुंह में इसके ज़रिए भी खाया जा रहा है वो आपके लिए रिस्क फैक्टर, ठीक है। एट द एंड मैं आपको एक स्लाइड दिखा दूंगा जो टेक होम मैसेज होगा जिनके घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हों या जिनका वास्ता पड़ता हो डायबिटीज़ से, वो उनको गाइड कर सकें। एट में भी वो स्लाइड लगा दूंगा, वो सेट कर रहे हैं। ऑन कर लो। हाँ जी जी। अच्छा, स्ट्रोक की जो टाइप ख़तरनाक है, यानी 80% लोगों में जो हो रही है वो इस्केमिक स्ट्रोक कहलाता है, इन्फार्क्शन वाला स्ट्रोक। ये बहुत कॉमन है। इसके लिए मेजर रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बता रहा था कि शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं जो कि मेजर नहीं हैं, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे रहते हैं हर वक्त, काम काज नहीं करते, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ग्रोइंग एज, इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फैमिलियल टेंडेंसी, हेरिडिटरी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स, थ्रोम्बोफिलिक स्टेट्स, वो रेयर केसेस हैं, ठीक है। हमारे लिए अवेयरनेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? रिस्क फैक्टर्स जो मॉडिफाई किए जा सकें। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल है। जैसे किसी की एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी की एज 60 साल है, वो उसको हम कम नहीं कर सकते, सिवाय ख़वातीन के जो कि 26 साल की रहती हैं।
60 में भी वो अलहदा बात है, ठीक है। तो इस तरह से एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, लेकिन बाकी रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाइबल हो गए। जैसे कोलेस्ट्रॉल को हम दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के अंदर मैं जो अभी आपको स्लाइड दूंगा वो पॉइंट्स आप फ़ोटो खींच लीजिएगा उसकी, ताकि आप ले जा सकें। देखिए हाँ, अच्छा देखें, इसमें मैंने ट्रीटमेंट के ऊपर रखा है कि ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं होगा। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन के साथ साथ फिज़िकल चेकअप भी करना होगा। डॉक्टर्स के पास जाकर अपने फिजिशियन के पास जाना ज़रूरी है। घर बैठकर 10 साल से एक ही गोली खा रहे हैं, अब आपका डायबिटीज़ का लेवल क्या है कोई नहीं जानता, ना ब्लड टेस्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने ये स्लाइड में लिख दिया है, मेडिसिन, चेकअप विद फिजिशियंस, टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मिलकर ट्रीटमेंट का हिस्सा है। बगैर इसके हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। नंबर 2 पे आप देखें न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो है बहुत कॉमन सिम्टम होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों का, जिसमें रात को खासकर बर्निंग फीट, पाँव जल रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि डायबिटीज़ के जो मेन रीजंस हैं वो लार्ज वेसल और स्मॉल वेसल, माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर पैथोलॉजी है। तो ये न्यूरोपैथीज जो हो रही हैं दोनों तरीके से हो सकती हैं। लार्ज वेसल में वो जब ऑक्लूजन हो जाती है तो वो आर्टरी जो नर्व को सप्लाई कर रही है वही डेथ उसकी हो जाती है, उस नर्व की, अगर वो ऑक्लूड हो जाए। तो इसी तरह से बड़ी नर्व्स भी जा सकती हैं, छोटी नर्व्स भी जा सकती हैं। तो छोटी माइक्रोवेस्कुलर के ज़रिए दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। मगर जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमें डायबिटीज़ के पाँव में जलन हो रही है, दवाई दे दें, तो वो आराम नहीं आता दवाई खा के। नेक्स्ट विजिट पर आप आते हैं, कहते हैं आराम नहीं आया। तो आराम आने का क्या क्राइटेरिया है? आराम आने का क्राइटेरिया जो दवाई डॉक्टर लिख कर दे रहा है आपको, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ आपके सिम्टम को रिलीव कर रहा है, वो आपकी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती वो दवाई। बीमारी को ख़त्म करने के लिए स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए। जब स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल होगा उसके भी 3 से 6 महीने के बाद हम इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। उसके लिए हमारे पास अच्छा मार्कर जो है वो HbA1c है। HbA1c जितना नीचे रहेगा 7 के करीब उतना फ़ायदा होगा। इसी तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल डायबिटिक पेशेंट अगर हो और उसको स्ट्रोक भी हो तो स्ट्रोक होने से पहले LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है वो 100 के अंदर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पहले स्ट्रोक हो चुका है तो उसको 70 के अंदर रखना ज़रूरी है। ये पैरामीटर मैंने तो लिखे हुए कट ऑफ। और एक मरीज़ अगर किसी वक्त दाखिल हो जाता है अस्पताल में फालिज के साथ तो उसका टारगेट ब्लड शुगर 120 to 150 थ्रू इंसुलिन इंजेक्शंस उस स्टे के दौरान रखना ज़रूरी है। जब वो मरीज़ दाखिल है अस्पताल में 120 to 150, ठीक है। इसी तरह से प्रेग्नेंट लेडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप कर लेती हैं डायबिटीज़, और जो ओबीज लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 35 है, एज लेस देन 60 है, उनके अंदर हम मेटफॉर्मिन की मेडिसिन यूज़ करते हैं ताकि वो डायबिटीज़ डेवलप ना करें। चलें जी, काफ़ी लंबा हो गया, बाकी पैनलिस्ट के भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हूर कि हमें आपने आगाह किया कि स्ट्रोक और बकिया रिलेटेड न्यूरोपैथीज़ के साथ किस तरह डील करना चाहिए। हमारे दरमियान मौजूद हैं माहिर अमराज़ गुर्दा, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और KMDC के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के हेड हैं, प्रोफेसर खुर्रम दानियाल। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ लोगों को बताएं कि गुर्दे की बीमारियों से कैसे महफूज रहा जा सकता है।